दोस्तों, तो आज की वीडियो में कवर करेंगे लोग एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 12 के पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 3 है और समकालीन दक्षिण एशिया देखेंगे लोग। तो क्या है और दक्षिण एशिया का मतलब क्या है देखेंगे लोग। और नेक्स्ट बात करेंगे लोग पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र और बांग्लादेश और लोकतंत्र की बात करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र और श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र को देखेंगे लोग। और भारत पाकिस्तान संघर्ष, तो भारत व अन्य पड़ोसी देश और शांति और सहयोग देखेंगे। दक्षिण एशिया में सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे सैनिक शासन प्लस लोकतंत्र कभी कभी निर्वाचित सरकार भी आती रही पाकिस्तान और बांग्लादेश। और पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद दो निर्वाचित सरकारें आई हुई थी और एक है बेनजीर भुट्टो और दूसरा है नवाज शरीफ। और 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हो गया और 2008 से लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पे कायम है पाकिस्तान में। और नेपाल की बात करें तो 2006 और 2008 और 2006 में यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र था और 2008 में संवैधानिक राजतंत्र हट गया और लोकतंत्र और गणराज्य व्यवस्था आई 2008 में। और भूटान की बात करें तो 2008 में संवैधानिक राजतंत्र था और बाद में भूटान में बहुदलीय व्यवस्था बनी। और मालदीव की बात करेंगे तो 1968 तक यहाँ पे सल्तनत थी और बाद में अध्यक्षात्मक पद्धति अपनाई। और 2005 में यहाँ के जो संसद थे वो बहुदलीय व्यवस्था को अपना लिया। नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे लोग दक्षिण एशियाई देशों की राज्य व्यवस्था बदलती रही इस संबंध में। तो भारत हमेशा लोकतांत्रिक राष्ट्र रहा है और श्रीलंका भी। और शीत युद्ध के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम हुआ। भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना। और घटनाक्रमों का क्रम क्या होगा, तो भारत और चीन सीमा विवाद 1962 और भारत और सियाचिन सोवियत संघ के बीच मैत्री संधि, ये 20 वर्षीय मैत्री संधि थी। और ये दोनों के जो वर्ष है वो 1971 दोनों के 1971 है। लेकिन भारत और पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के मुक्ति की बात करें तो दिसंबर के आसपास की घटना है। जब मैत्री संधि की बात करेंगे तो अगस्त सितंबर के आसपास की घटना है। और भारत पाकिस्तान युद्ध बांग्लादेश की मुक्ति ताशकंद समझौता 1966। तो पाकिस्तान नाम किसने दिया था, तो पाकिस्तान में देखेंगे तो पंजाब, सिंध, कश्मीर और बलूचिस्तान, इनमें से जो भाग ऐसे थे जिसमें मुसलमान बहुसंख्यक थे उनको मिलाकर में पाकिस्तान बना। और पाकिस्तान में जब संविधान बना तो संविधान के बाद पहले जो बागडोर आए वो है जनरल अयूब खान, कमांडर इन चीफ थे जनरल अयूब खान। और इसके बाद आते हैं जनरल याहिया खान। और 1971 से 1977 तक यहाँ पे एक निर्वाचित सरकार बनी जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व। और 1999 में सैन्य तख्ता पलट हुआ और इस घटनाक्रम में जनरल परवेज मुशर्रफ ये पीएम बने। और 2001 में परवेज मुशर्रफ के द्वारा परवेज मुशर्रफ जो पीएम थे वो खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। और 2008 में फिर से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार आती है। और बांग्लादेश के संबंध में देखेंगे तो यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ। और पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है, इस वजह से सेना समर्थक समूह ज्यादा मजबूत। तो 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। तो 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। तो पश्चिमी पाकिस्तान था और पूर्वी पाकिस्तान, और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बंगाल प्लस असम के मुस्लिम बहुल प्रदेश थे, इनको मिलाकर बना था। और ये पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, बंगाल के ज्यादातर लोग थे। तो इनकी संस्कृति कहाँ तक बदल जाएगी, तो इनकी भाषा बांग्ला भाषा होगी। वही पश्चिमी पाकिस्तान की बात करेंगे तो भाषा उर्दू थे। और जब उर्दू भाषा को पूर्वी पाकिस्तान पर थोपा गया तो यहाँ के लोगों में असंतोष होगा और विरोध करेंगे लोग। तो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग हैं यहाँ पे एक संगठन था अवामी लीग। और मुजीबुर रहमान की बात करें तो इनके नेतृत्व में जब विरोध इतनी हुई तो ये स्वतंत्र होने की बात कर ली कि अब हमें पाकिस्तान से स्वतंत्र
स्वतंत्रता की मांग कर और यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ और मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया गया कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से मुक्ति चाहिए, लेकिन इस मुक्ति संघर्ष को दबाने के लिए पूरा प्रयास किया गया और पश्चिमी पाकिस्तान जो अपना एक प्रभुत्व स्थापित कर रखे, जो प्रभुत्व था पूर्वी पाकिस्तान को, अब ये विरोध पूर्वी पाकिस्तान वालों ने किया और ऐसे में पूर्वी क्षेत्र की स्वतंत्र बनाने के लिए स्वतंत्रता की मांग की गई। और बांग्लादेश के संबंध में कुछ फैक्ट देखेंगे लोग तो पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ मुक्ति संघर्ष की अगुवाई शेख मुजीबुर रहमान ने की और पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र उर्दू भाषा थोपने के खिलाफ था और भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी की मांग का समर्थन किया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे और इंदिरा गांधी जी थी। भारत में शरणार्थी समस्या तो भारत में शरणार्थी समस्या शुरू हो गई। ऐसे में भारत सरकार ने सैन्य व वित्तीय सहायता दी और 1971 में पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश ने अपने संविधान में 1975 में संसदीय प्रणाली को चुना। और नेपाल के संबंध में देखेंगे लोग कुछ फैक्ट तो 2006 तक नेपाल में संवैधानिक स्वतंत्र राजतंत्र था और 2008 में नेपाल में राजतंत्र को खत्म करके लोकतांत्रिक गणराज्य बना और 2015 में नेपाल का नया संविधान बना और गणराज्य का अर्थ किसी देश का प्रमुख निर्वाचित होगा और निर्वाचित की पद्धति कुछ भी हो सकती है, प्रत्यक्ष या नेपाल के राजतंत्र और लोकतंत्र के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे लोग तो राजा ने कई बार इतना झूठ बोला और एक राजा और माओवादी संगठन, दूसरा है माओवादी और तीसरा है लोकतांत्रिक समर्थक। तो नेपाल में ये त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है और 1990 में जो माओवादी थे इनका प्रभाव बढ़ने और नेपाल के कई हिस्सों पर अपना प्रभाव रखा और ये एक बहुत बड़ा हिंसक लड़ाई। माओवादी का काम था सशस्त्र विद्रोह करना। तो 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और 2006 में फिर से एक देशव्यापी लोकतांत्रिक समर्थकों ने आंदोलन शुरू और इनकी डिमांड थी संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रम हो और श्रीलंका का नाम सिलोन, तो श्रीलंका को सिलोन भी कहा जाता और श्रीलंका जातीय संघर्ष में देखेंगे लोग तो इसे दो भागों में बांट कर देखेंगे। एक है सिन्हली समुदाय, दूसरा है तमिल समुदाय। ये बहुसंख्यक थे सिन्हली समुदाय और तमिल समुदाय में देखेंगे लोग तो ये सिन्हली समुदाय ही बहुसंख्यक थे और इनका धर्म बौद्ध था और तमिल समुदाय में देखेंगे लोग हिंदू और मुस्लिम हुआ करते थे और ये तमिल समुदाय दो वर्गों में बटे हुए थे, एक जो श्रीलंका के मूल था, दूसरा जो भारत से गया। तो ऐसे में तमिल आबादी ने समय के साथ साथ एक उग्र संगठन बना लिया। 1983 में लिट्टे बना लिया था सशस्त्र विद्रोह के लिए। लिट्टे जो संगठन है वो बना लिए और श्रीलंका में गृह युद्ध की परिस्थितियों के संबंध में सिन्हली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बढ़ती जानी चाहिए और तमिलों ने 1983 में उग्र तमिल संगठन लिट्टे की स्थापना की जो अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे और तमिल समुदाय भारत सुरक्षा साथ दे। ये जो भारत से गया हुआ तमिल समुदाय थे ये मांग इस बात के कर रहे थे कि भारत हमें सुरक्षा दे और 1987 में भारत ने सेना भेजी और 1989 में शांति सेना वापस बुलाया और 2009 में लिट्टे समाप्त कर दिया। और कश्मीर मामला देखेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण और पाकिस्तान का कश्मीरी उग्रवादियों के हथियार प्रशिक्षण और धन देना और सिंधु नदी जल विवाद और सरक्रिक इलाके, तो ये कश्मीरी मामला। तो कश्मीर मुद्दा देखेंगे लोग तो भारत के विभाजन के बाद कश्मीर देशी रियासत का भारत में विलय हो गया परंतु पाकिस्तान के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया तथा सामरिक और सैन्य दृष्टिकोण से कश्मीर के महत्व को देखते हुए पाकिस्तान इसे अपना भाग बनाने का प्रयास करता रहा और जबकि भारत शुरू से ही कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता आया है। इस संदर्भ में 1994 में भारतीय संसद के द्वारा प्रस्ताव भी लाया गया जिसमें स्पष्ट उल्लिखित है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारतीय कश्मीर का भाग। और सिंधु नदी जल विवाद में देखेंगे लोग तो मुद्दा में तो 1960 में सिंधु नदी समझौते के अंतर्गत सिंधु, झेलम और चिनाब को पाकिस्तान की नदियों के रूप में जबकि सतलुज, रावी और ब्यास पर भारत के नियंत्रण को स्वीकार किया गया। इस समझौते के द्वारा भारत को पाकिस्तान की नदियों पर जल के सीमित प्रयोग का अधिकार दिया। और सियाचिन विवाद में देखेंगे लोग सियाचिन पाकिस्तान नियंत्रित गिलगिट और बाल्टिस्तान के समान अत्यधिक ऊंचाई पर होने के साथ ही काराकोरम दर्रे के निकट है जो भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य को तिब्बत या चीन से जोड़ता है। इसीलिए यह भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए सामरिक महत्व रखता है। पाकिस्तान दोनों 1984 में इस पर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया गया जिसके जवाब में भारत के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत प्रारंभ किया गया और उसके बाद से यह क्षेत्र भारत के कब्जे में है। और आतंकवाद का मुद्दा देखेंगे तो पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में आतंकवाद में व उग्रवादी संगठनों को बढ़ावा देने के साथ साथ भारत के विरोध छठा युद्ध भी चलाया जा रहा है जिसमें 2001 में भारतीय
संसद पर हमला, 2008 में मुंबई हमला तथा हाल में ही पठानकोट आतंकवादी हमला प्रमुख है। पाकिस्तान उन आतंकी संगठनों जैसे लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद को प्रशिक्षण व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, जो कश्मीर के साथ साथ भारत के विरोध हिंसात्मक घटनाओं में शामिल होते हैं। सर्किट विवाद में देखेंगे तो सर्किट भारत के कक्ष और पाकिस्तान के सिंध प्रांत की विभाजक रेखा है, जिसके निकट कराची पट्टन और स्थित है। पाकिस्तान का तर्क है कि कक्ष के क्षेत्र में इसे सरकरी का विभाजन 20 डिग्री समानांतर होना चाहिए, जबकि भारत इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और भारत के अनुसार मिड चैनल के आधार पर रेखा का विभाजन होना चाहिए। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र गंगा नदी जल विवाद और अवैध प्रवास और भारत विरोधी समर्थन और बांग्लादेश द्वारा पूर्वोत्तर संपर्क के लिए रास्ता न देना और इसके बाद भी पूर्वोन्मुखी नीति लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट पॉलिसी का हिस्सा बांग्लादेश है। भारत और म्यांमार की बात करेंगे तो भारत को अगर दक्षिण एशिया से संपर्क स्थापित करना है तो म्यांमार की जमीन से होकर जाना होगा। तो इसके अलावा भी कई तरह से समझौते जो है किए गए हैं। आपदा प्रबंधन या पर्यावरण से संबंधित कई समझौते किए गए हैं। कई तरह के समझौते भारत और म्यांमार के बीच में और भारत और नेपाल की बीच की बात करें तो भारत और नेपाल की बात करें तो यहाँ पे बिना पासपोर्ट के यात्रा कर सकते हैं लोग यहाँ के लोग। तो नेपाल में जो माओवादी संगठन है इसे भारत अपने लिए खतरा मानता है। श्रीलंका देखेंगे तो श्रीलंका सुनामी पुनर्निर्माण मदद। तो भारत और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में जब सुनामी आई थी तो भारत ने पुनर्निर्माण के लिए काफी मदद की और श्रीलंका में जब जातीय संघर्ष बढ़ रहे थे तो भारत के द्वारा अपना सेना भेजा गया। दोनों मुक्त व्यापार समझौते और सार्क की असफलता के कारण में देखेंगे कुछ पॉइंट। तो दक्षिण एशिया विश्व का सबसे असंगठित क्षेत्र है। सार्क देशों के बीच आपसी व्यापार उनके कुल व्यापार का मात्र 5% ही है और वर्ष 2006 में सार्क देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र SAPTA और समझौता वास्तविकता में बहुत सफल नहीं रहा। सार्क समूह की अंतिम पिछली बैठक वर्ष 2014 में नेपाल में आयोजित की गई थी और हाल के वर्षों में बिम्स्टेक में भारत की बढ़ती गतिविधियों के बाद सार्क के भविष्य पर प्रश्न उठने लगा था और विशेषज्ञों के अनुसार भारत पाकिस्तान संघर्ष इस समूह की असफलता का एक बड़ा कारण है। और भारत के उत्तरी क्षेत्र में हुए आतंकवादी हमले के बाद वर्ष 2016 में इस्लाम पाकिस्तान में प्रस्तावित सार्क ने 19वें सम्मेलन को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद किसी सम्मेलन का आयोजन नहीं किया गया। और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में देखेंगे तो साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट सदस्य देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। और सार्क विकास कोष SDF इसका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग आधारित परियोजनाओं का वित्त पोषण करना है, जैसे गरीबी उन्मूलन, विकास आदि। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।